अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, पिछले लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अमल कर रही है और उसका नेट फोर्स ज़ीरो हो या एक्सेलरेशन ज़ीरो हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। या हमने ये भी कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अमल करती है और इस तरह अमल करती है कि वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब है कि टार्क अमल कर रही है, और इस सिचुएशन में कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पे हम एक लीनियर फोर्स लेते हैं और एक रोटेशनल फोर्स जिसको हम टार्क कहते हैं। तो इसी की बुनियाद पर इक्विलिब्रियम्स की दो कंडीशन होते हैं। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होता है। तो उन कंडीशंस में पहला कंडीशन जो है उसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो देन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पे बहुत सारे फोर्सेस अमल कर रही है और उसका नेट फोर्स ज़ीरो हो तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है, और इस कंडीशन को फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उस पे एन फोर्सेस अमल करती है, यानी 1 से लेकर एन तक फोर्सेस अमल करती है। तो उसका नेट फोर्स अगर ज़ीरो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एफ नेट, मतलब है कि एन फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अमल कर रही है, उसका नेट फोर्स जो है वो इक्वल होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन। इस तरह हम जाएंगे, Fn फोर्सेस उस पे अमल कर रही है, और हम कहते हैं कि इसका सम जो है वो ज़ीरो के बराबर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि जितनी भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अमल कर रही है उसका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होता है। इसको हम इन शॉर्ट इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये समेशन का निशान है, ये हम लगाते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं कि आई इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एफ आई। मतलब ये है कि अगर दो फोर्सेस अमल कर रही है तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं ये फोर्स जो है ये इक्वल हो जाएगा F1 प्लस F2। तो इसका मतलब ये है कि ये n जो है ये 2 के बराबर है, यानी 1 से स्टार्ट है 2 पे एंड है। और अगर 3 फोर्सेस अमल कर रही है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि F3, मतलब है कि n की वैल्यू 3 है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब देखो, फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उस पे 5 फोर्सेस अमल करती है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब चूंकि मैंने पहले बताया कि फोर्सेस एक वेक्टर है, उसको मैंने यहाँ पे वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे इन फोर्सेस को हम अगर हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करें तो इसका रिजल्टेंट अगर ज़ीरो आ रहा है तो इट मीन्स कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे 5 फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो है। मतलब यह है कि अगर हम F1, F2, F3, F4 एंड F5 को आपस में ऐड करें तो F5 का हेड F1 के टेल के साथ मिलता है, तो रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो है। या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम इन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करें इन कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसको हम रिजॉल्व करें इनटू इट्स कंपोनेंट्स, एक्स वाई कंपोनेंट्स में हम इसको रिजॉल्व करें, तो सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होता है, और सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट जो है वो अगर ज़ीरो है तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 5 फोर्सेस है। इसको अगर मैं पहले ड्रा करना चाहूँ इन एक्स कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट का नेट फोर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एफ एक्स नेट, तो इट विल बी इक्वल टू तमाम फोर्सेस यानी 5 फोर्सेस को मैं रिजॉल्व करता हूँ इनटू इट्स एक्स कंपोनेंट्स।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि F1 का जो x कंपोनेंट है वो F1x हो जाएगा और दूसरा जो है F2 का x कंपोनेंट F2x हो जाएगा और तीसरा जो है F3x और चौथा F4x एंड फिफ्थ वन जो है इट विल बी इक्वल टू F5x। अब यहाँ पे देखो F1 को इसका x कंपोनेंट जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक 3 न्यूटन पे आ रहा है। तो मतलब ये है कि F1x जो है वो 3 न्यूटन के बराबर है प्लस F2 का x कंपोनेंट जो है वो -1 के बराबर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग -x एक्सिस के हैं। तो यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये इक्वल है 1 न्यूटन के और साथ में F3 जो है इसका x कंपोनेंट 5 न्यूटन के बराबर है। तो यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस लिखता हूँ, इसलिए -x एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि -5 न्यूटन। और F4 को अगर हम देखें इसका x कंपोनेंट जो है वो 1 न्यूटन के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि +1 न्यूटन चूंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस F5 जो है ये 2 न्यूटन के बराबर है। तो इसको अगर हम सम करें, देखो ये 3 न्यूटन है प्लस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 6 न्यूटन और ये -1 न्यूटन -5 न्यूटन, तो इट इज इक्वल टू -6 न्यूटन, तो इट इज इक्वल टू 0। तो नेट x कंपोनेंट का जो रिजल्ट है वो 0 न्यूटन के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि समेशन, इसको हम इन अदर फॉर्म इस तरह भी लिख सकते हैं कि F(x)i कंपोनेंट जो है इसका रिजल्टेंट 0 के बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास x कंपोनेंट की समेशन। सेकंड, अगर हम कंसीडर करें y कंपोनेंट्स की, इन 5 फोर्सेस की y कंपोनेंट्स को अगर हम सम करें, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि समेशन Fy j यूनिट वेक्टर जो है इट शुड बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस F4y प्लस F5y। यहाँ पे मैंने y नहीं लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं F1 का y कंपोनेंट ले लो तो इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन और F2y जो है यानी F2 का जो y कंपोनेंट है ये इक्वल है 3 न्यूटन के और F3 का जो y कंपोनेंट है वो इक्वल है -1 न्यूटन और F4 का y कंपोनेंट जो है वो -6 न्यूटन है और F5 का जो y कंपोनेंट है वो 3 न्यूटन है। तो यहाँ पे मैं 3 न्यूटन लिखता हूँ। तो इट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको इसके साथ ऐड करें तो 4 हो जाएगा और इसके साथ ऐड करें तो 7 हो जाएगा। तो 7 न्यूटन -7 न्यूटन, तो इट इज इक्वल टू 0। मीन्स के सम ऑफ ऑल y कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है इट शुड बी इक्वल टू 0। अब इनका एक नेट फोर्स आता है जिसको हम कहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स। तो मैं लिखता हूँ कि F रिजल्टेंट फोर्स जो है ये किसके बराबर है, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स Fxi प्लस सम ऑफ ऑल y कंपोनेंट इट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट कंडीशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चूंकि ये टार्क से रिलेटेड है तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टार्क्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 देन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे 2, 3 या 4 टार्क्स अमल करते हैं और उसका रिजल्टेंट 0 के बराबर है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। मतलब यह है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि नेट टार्क जो है इट इज इक्वल टू, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे n टार्क्स अमल कर रही है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि द सम ऑफ ऑल टार्क्स यानी टार्क 1 इंटू टार्क 2 प्लस टार्क 3 एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, अगर n टार्क्स है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टार्क n।
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये समेशन है I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n एंड टार्क जो है ये हो जाएगा टार्क I। यहाँ पे I स्टार्ट है फ्रॉम 1 से n तक। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टार्क। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे टार्क्स अमल करते हैं, उसका रिजल्टेंट अगर जीरो है तो वो उस वक्त होता है कि उसका नेट जो है वो जीरो है। मतलब यहाँ पे मैंने जीरो नहीं लिखा है तो इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पे दो टार्क्स जो है वो अमल कर रही है। एक टार्क क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होता है। अगर 3 टार्क्स अमल कर रहे हैं, यानी मतलब यह है कि 3 टार्क्स जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है और 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है। अगर ये तीनों इक्वल है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। अगर n टार्क्स अमल कर रहे हैं, एक साइड पे n टार्क्स अमल कर रहे हैं और दूसरे साइड पे भी n टार्क्स अमल कर रहे हैं, मतलब यह है कि क्लॉकवाइज रोटेशन जो प्रोड्यूस होता है वो n टार्क की वजह से प्रोड्यूस होता है और सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो प्रोड्यूस होता है वो भी n टार्क्स की वजह से है। तो उसको हम लिखते हैं कि द सम ऑफ ऑल टार्क्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टार्क्स वो टार्क्स जो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है, इसको मैं DC से रिप्रेजेंट करता हूँ। इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टार्क, जिसको मैं TA से रिप्रेजेंट करता हूँ। इट शुड बी इक्वल। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज टार्क नेगेटिव होता है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नेट टार्क जो है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स। तो यहाँ पे जितनी एंटी क्लॉकवाइज टार्क होते हैं उसके साथ हम माइनस लिखेंगे, तो उसका रिजल्टेंट जो है हमारे पास जीरो आएगा। तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब देखो, बास केसेस में ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड करता है और बास केसेस में ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट सिर्फ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड करता है और बास केसेस में ऐसा होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट कब कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होता है? तो वो उस वक्त होता है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अमल करती है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है। मतलब यह है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दीज फोर्सेस ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन नहीं करता। तो मतलब यह है कि एज ए होल ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है। लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, क्योंकि इन फोर्सेस की वजह से बॉडी पहले रेस्ट में थी, लेकिन जब ये फोर्सेस लगे तो टार्क प्रोड्यूस हुआ, यानी रोटेशन प्रोड्यूस हुई। तो मतलब यह है कि इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है। तो रेस्ट से मोशन में आने तक ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होता। सेकंड एग्जांपल यह है कि फॉर एग्जांपल इसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अमल कर रही है और दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है और दोनों फोर्सेस 1 न्यूटन के हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड मूव करता है, यानी जीरो से ये स्टार्ट करके लीनियर मोशन स्टार्ट करता है। तो मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं है। लेकिन अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो F1 जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है और F2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करता है और सेंटर से मोमेंट आर्म जो है ये भी सेम है और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो होता यो है कि यहाँ पे नेट टार्क जो है वो जीरो है। तो जब नेट टार्क जीरो है तो रोटेशन स्टार्ट नहीं होता और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है।
तीसरा केस ये है कि यही ऑब्जेक्ट है, अगर इसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अपवर्ड अमल करते हैं 1 न्यूटन का, और एक फोर्स जो है डाउनवर्ड उस पे अमल कर रहा है बिल्कुल इसके सेंटर पे। तो इस सिचुएशन में जो नेट फोर्स है यानी 2 न्यूटन के फोर्सेस अपवर्ड अप्लाई हो रहे हैं और 2 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, तो नेट फोर्स जो है वो 0 है। और साथ में ये रोटेशन भी प्रोड्यूस नहीं करता, यानी सम ऑफ ऑल टॉर्क 0 है। तो दोनों सिचुएशन में बॉडी जो है वो रेस्ट में है, न लीनियर मोशन होता है और न रोटेशनल मोशन। तो इस कंडीशन में दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होता है कि नेट फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे 0 हो और साथ में नेट टॉर्क जो है वो भी 0 हो, क्योंकि इस कंडीशन में नेट एक्सेलरेशन जो है वो 0 होती है और इस कंडीशन में भी नेट एक्सेलरेशन जो है वो 0 होती है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है। तो इट्स ऑल अबाउट दी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। थैंक यू।